हेलो एवरीवन, वेलकम। आपने कभी सोचा है फाइनेंस की दुनिया में कुछ वर्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगते हैं? जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सुनने में कितना हैवी है, राइट? पर एक्चुअली ये कुछ नहीं, बस पैसों का शॉर्ट टर्म जुगाड़ है। सीरियसली। चलो आज इसको एकदम जीरो से सिंपल लैंग्वेज में फोड़ते हैं। ओके, तो ये है आज का अपना रोड मैप। पहले हम समझेंगे कि ये शॉर्ट टर्म पैसों का जुगाड़ मतलब इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। फिर थोड़ा सिंपल सा मैथ करेंगे, टेंशन मतलब बहुत इजी है ये देखने के लिए कि इसमें रिटर्न कैसे निकलता है। उसके बाद हम इन्वेस्टर और कंपनी दोनों साइड से असली रिटर्न और असली खर्चे को समझेंगे। फिर आएगी बैंक्स के बीच की एक स्पेशल डील जिसको रीपो कहते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सब चीज़ों से आपकी और मेरी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता है। चलें, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। पहले सवाल तो यही है ना कि ऐसी चीजों की ज़रूरत ही क्या है। व्हाट्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसे ये सॉल्व करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो आप एक बहुत बड़ी कंपनी के फाइनेंस हेड हो। आपको अचानक अभी के अभी 100 करोड़ रुपए चाहिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। शायद एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है जिसके लिए रॉ मटेरियल लेना है या एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है। अब आप बैंक जाओगे तो वहां तो लंबा प्रोसेस है, पेपर वर्क, मीटिंग्स, अप्रूवल्स। उसमें तो पता चला हफ्तों निकल गए। आपको पैसा चाहिए और जल्दी चाहिए, तो क्या करोगे? कोई फास्टर तरीका है? बिल्कुल है, और उसी का नाम है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म कैश के लिए फाइनेंशियल सिस्टम का एक फास्ट ट्रैक है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। कंपनी एक प्रॉमिस नोट इशू करती है और कहती है, भाई आप मुझे आज 98 रुपीज़ दो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ठीक 90 दिन के बाद मैं आपसे ये नोट वापस ले लूंगी और आपको पूरे 100 रुपीज़ दूंगी। सिंपल। आपने 98 दिए, आपको 100 मिले। वो जो बीच का 2 रुपए का डिफरेंस है, वही आपकी कमाई है। कितना फास्ट और एफिशिएंट है ना? अब मार्केट में इसके अलग अलग टाइप होते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि पैसा मांग कौन रहा है। जब कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा या रिलायंस पैसा उठाती है तो उसे कहते हैं कमर्शियल पेपर्स या सीपीज। जब कोई बैंक, सोचो एचडीएफसी या एसबीआई पैसा उठाता है, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या सीडीज। और जब देश की सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म पैसे चाहिए होते हैं तो वो इशू करती है ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। ये सबसे सेफ माने जाते हैं। तो नाम अलग अलग हैं पर कॉन्सेप्ट एक ही है। कम प्राइस पे इशू करो और पूरे फेस वैल्यू पे वापस ले लो। चलो अब आते हैं सेक्शन 2 पे। तो हमने 98 रुपए लगाकर 2 रुपए कमा लिए, लेकिन ये 2 रुपए तो 90 दिन की कमाई है, राइट? फाइनेंस की दुनिया में हम हमेशा रिटर्न को साल के हिसाब से यानी एनुअली कंपेयर करते हैं। तो इस 2 रुपए के प्रॉफिट को सालाना रिटर्न या यील्ड में कैसे कन्वर्ट करें? चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। घबराना मत, बहुत सिंपल है। ओके, ये फॉर्मूला देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इट्स नॉट। बस इस फॉर्मूले के लॉजिक को समझो। ऊपर देखो क्या लिखा है, F माइनस पी। F मतलब फेस वैल्यू यानी वो 100 रुपए जो आपको बाद में मिलेंगे, और P मतलब प्राइस यानी वो 98 रुपए जो आपने आज लगाए। तो F माइनस पी क्या हुआ? सिंपल, आपका प्रॉफिट यानी 2 रुपए। अब इस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं P से, यानी आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 98। इससे पता चला कि आपने अपने लगाए हुए पैसों पर कितना कमाया। और आखिर में उसको 365 से मल्टीप्लाई और n जो कि यहाँ 90 दिन है से डिवाइड कर देते हैं, बस उसको सालाना फिगर बनाने के लिए। दैट्स इट। चलो इसको नंबर्स के साथ करके देखते हैं। स्टेप 1, आपने कमर्शियल पेपर खरीदा 98 रुपीज़ में। ये हो गया आपका प्राइस यानी P। स्टेप 2, आपने उसे 90 दिन तक रखा और मैच्योरिटी पर आपको पूरे 100 रुपये मिल गए, जो कि है फेस वैल्यू यानी F। स्टेप 3, आपका सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ 2 रुपये। अब बस इन सिंपल नंबर्स को हम उस फॉर्मूले में फिट करेंगे और देखेंगे कि आपका सालाना रिटर्न यानी एनुअल यील्ड कितना बना। अच्छा, अब फाइनेंस में ना एक ही चीज़ को देखने के कई एंगल होते हैं, तो एक और फॉर्मूला है जिसे कहते हैं डिस्काउंट यील्ड। अब इसे देखो, ऊपर F माइनस पी यानी प्रॉफिट वही है, टाइम का एडजस्टमेंट भी वही है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। देखा आपने? चलो देखते हैं ये क्या है और इससे फ़र्क क्या पड़ता है। ये रहा वो डिफरेंस, एकदम साइड बाय साइड। नॉमिनल यील्ड में हम प्रॉफिट को प्राइस यानी पी से डिवाइड करते हैं। ये आपके लिए एज एन इन्वेस्टर सबसे ज़रूरी है। ये इस सवाल का जवाब देता है, मैंने जितना पैसा लगाया उस पर मुझे कितना रिटर्न मिला। दूसरी तरफ डिस्काउंट यील्ड में हम प्रॉफिट को फेस वैल्यू यानी एफ से डिवाइड करते हैं। ये मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, बस उनका नज़रिया, उनका पर्सपेक्टिव अलग है।
ओके, चलो अब सेक्शन 3 पे चलते हैं। हमने जो रिटर्न कैलकुलेट किया वो एक सिंपल रिटर्न था, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? उन्हें जो कमाई होती है वो उससे निकाल नहीं लेते, वो उसे वापस इन्वेस्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। तो इस कंपाउंडिंग को मिलाकर असली सालाना रिटर्न कितना हुआ, और दूसरी तरफ से देखें तो कंपनी को ये पैसा उठाने का असली खर्चा कितना पड़ा। लेट्स फिगर इट आउट। सोचो इसके बारे में। 90 दिन बाद आपके 98 रुपये 100 बन गए। अब आपके हाथ में 100 रुपीज़ हैं। आप क्या करोगे? घर थोड़ी ले जाओगे, आप उस 100 रुपीज़ को वापस इन्वेस्ट कर दोगे, राइट? तो अब अगले 90 दिनों में आपको 98 पर नहीं, पूरे 100 रुपये पर रिटर्न मिलेगा। ये होता है कंपाउंडिंग, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाना। तो इस कंपाउंडिंग के इफेक्ट को जोड़कर आपका असली एनुअल रिटर्न कितना होगा, इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को कहते हैं इफेक्टिव एनुअल रिटर्न या EAR। फिर से फॉर्मूला देख के डरना मत, इसका बस एक ही काम है, ये कंपाउंडिंग के जादू को अपने कैलकुलेशन में शामिल करता है। ये आपको बताता है कि अगर आप साल भर अपनी कमाई को रीइन्वेस्ट करते रहें तो साल के एंड में आपका टोटल रिटर्न कितना बनेगा। बेसिकली नॉमिनल यील्ड सिंपल इंटरेस्ट जैसा है और EAR कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा। ये आपको आपकी कमाई की ट्रू पिक्चर देता है। चलो, अब तक हम इन्वेस्टर की कुर्सी पर बैठे थे, अब थोड़ी देर के लिए साइड चेंज करते हैं। अब आप कंपनी के CFO हो। आपने जो 2 रुपए कमाए वो कंपनी की जेब से ही तो गए हैं ना? तो आपके लिए जो रिटर्न है वो कंपनी के लिए एक कॉस्ट है, एक खर्चा है, और फाइनेंस की भाषा में इस खर्चे को कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। अब कंपनी के कॉस्ट के इस फॉर्मूला को देखो। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये ब्रैकेट वाला पार्ट, 1 - T। यहाँ T का मतलब है टैक्स रेट। अब सोचो ये काम कैसे करता है। कंपनी ने आपको जो 2 रुपए का इंटरेस्ट दिया वो उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह दिखा सकती है, और जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। तो इस टैक्स बेनिफिट की वजह से कंपनी के लिए पैसा उठाने का जो एक्चुअल इफेक्टिव कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। स्मार्ट है ना? चलो अब आते हैं सेक्शन 4 पे, और ये एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल डील की जिसे रीपो कहते हैं। ये डील कंपनीज नहीं बल्कि बैंक्स आपस में करते हैं, और ये कभी कभार नहीं, ये लिटरली हर रोज होता है, सिर्फ अपने डे टू डे कैश को मैनेज करने के लिए। सिंपल शब्दों में रेपो या रीपर्चेज एग्रीमेंट एक सुपर शॉर्ट टर्म लोन है। इतना शॉर्ट कि अक्सर सिर्फ एक रात के लिए होता है, जिसे ओवरनाइट कहते हैं। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है, और सिक्योरिटी यानी गिरवी क्या रखता है? दुनिया की सबसे सेफ चीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब इस डील को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं या 2 लेग्स। लेग 1, मान लो बैंक ए को आज रात के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो अपने पास रखे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बैंक बी को सेल करता है। बदले में बैंक बी उसे 100 करोड़ कैश दे देता है। कहने को तो ये एक सेल है, पर असलियत में ये बस सिक्योरिटी देने जैसा ही है। और फिर आता है लेग 2। ये पहले से ही तय होता है। डील करते टाइम ही बैंक ए प्रॉमिस करता है कि वो ठीक अगले दिन सुबह उन्हीं बॉन्ड्स को बैंक बी से वापस खरीद लेगा, यानी रीपर्चेज कर लेगा। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, वो उन्हें सेम 100 करोड़ में नहीं खरीदेगा, वो उससे थोड़े ज्यादा प्राइस पे खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ एंड 1 लाख रुपीज में, और वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए है वही उस एक रात के लोन का इंटरेस्ट है। तो सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा 1 लाख का अमाउंट कहाँ से आया? ये रैंडमली डिसाइड नहीं होता, ये कैलकुलेट होता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से, जिसे कहते हैं रेपो रेट। हाँ, ये वही रेपो रेट है जिसके बारे में आप हमेशा न्यूज में सुनते हो, जिसे RBI सेट करता है। तो जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स के लिए आपस में एक रात के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है, और जब RBI रेट कम करता है तो सस्ता हो जाता है। और फाइनली आते हैं सेक्शन 5 पर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। हमने कमर्शियल पेपर समझा, टी बिल समझा, रीपो डील समझ ली, कंपनीज पैसा उठा रही हैं, बैंक्स आपस में उधार दे ले रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन इस सब से हमें, आपको, एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? वाई शुड यू केयर अबाउट ऑल दिस? चलो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स साउंडिंग फाइनेंशियल मार्केट का पूरा सिस्टम है, ये आपसे और पूरी इकोनॉमी से कैसे जुड़ता है? एक रीपो रेट में चेंज आपकी वॉलेट तक कैसे पहुंचता है? देखो, ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पूरी इकोनॉमी के लिए खून की तरह है, ब्लड फ्लो की तरह। इनकी वजह से कंपनीज को टाइम पर कैश मिलता है ताकि वो सैलरीज दे सकें, बिजनेस चला सकें और इकोनॉमी का पहिया चलता रहे।
पर आपके लिए जो सबसे डायरेक्ट कनेक्शन है वो है रीपो रेट का। जब आरबीआई रीपो रेट सस्ता करता है तो बैंक्स के लिए पैसा लेना सस्ता हो जाता है और बैंक्स इस फायदे को आगे आपको पास करते हैं, सस्ते होम लोन्स और सस्ते कार लोन्स के रूप में। और जब रीपो रेट महंगा होता है तो आपकी ईएमआई भी बढ़ जाती है। इतना डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनर के बाद अगली बार जब आप न्यूज़ में सुनेंगे ना कि आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक हेडलाइन नहीं आएगी, आपको इसके पीछे की पूरी कहानी पता होगी। आपको पता होगा कि इससे बैंक्स पर क्या असर पड़ेगा, कंपनीज को क्या फायदा होगा और आगे जाकर आपकी ईएमआई पर इसका क्या असर हो सकता है। आप सिर्फ न्यूज़ सुनेंगे नहीं, आप इसे समझेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।